प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रो चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीज़ें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोरा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई, तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। इतने में इनका मैनिफेस्टो आया। इस मैनिफेस्टो ने और चौंका दिया, और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो पढ़ देखते ही मेरा पहला कमेंट था कि ये मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छवि है। तो 2-3 दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज़ खोलने लगा। जैसे इस देश में वो ये कहें कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलेट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के सोचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं। खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं, ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो ये मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी? उनका क्या होगा? दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे
उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा? तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या आप वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? तो ये ऐसे विषय थे जो कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की खातिर मैदान में उतारे। तब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे दलित भाइयों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे ओबीसी पिछड़े भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं।